हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट पिछले दिनों दिया और newsclick.com के जो न्यूज़क्लिक जो एक न्यूज पोर्टल है उसके जो संपादक हैं प्रवीर पुरकायस्थ, उनको एक मामले में जमानत दे दी है। मामला यह था कि न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल छपा था। उस आर्टिकल में ऐसा लिखा गया था कि चाइना जो है, चीन जो है, वो कई सारे देशों में न्यूज आउटलेट की फंडिंग कर रहा है। जो समाचार पत्र के संस्था हैं उनको पैसे दे रहा है, और वो इसलिए दे रहा है ताकि वो चीन का एजेंडा जो है, चीन के बारे में जो सकारात्मक खबरें हैं या फिर जो खबरें चीन चाहता है कि चले, ऐसी खबरों को चलाए। चाइनीज प्रोपेगेंडा को फैलाने का एक दावा किया गया न्यूयॉर्क टाइम्स में, और उसमें यह दावा किया गया कि भारत में एक न्यूज क्लिक नाम का वेब पोर्टल है जो कि चाइना से पैसे लेता है। तो इस आरोप, अब ये केस कितना दमदार है कितना नहीं, मैं पहले हालांकि कई बार बता चुका हूं कि मेरे ख्याल से बहुत ही फ्रिवलस केस है, इस केस में कुछ है नहीं, लेकिन तब भी सरकार ने, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़े ही स्ट्रिक्ट जो है, एक बड़ा कठोर कानून लगाया। UAPA का जो कानून है, आतंकवाद विरोधी अधिनियम, लगाकर पुरकायस्थ को गिरफ्तार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने पुरकायस्थ को जो जमानत दी है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने केस की मेरिट के आधार पर जमानत दी ही नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज यह है, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पुरकायस्थ को इसलिए नहीं दी क्योंकि उनके खिलाफ केस कमजोर है या केस में कुछ प्रॉब्लम है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत इसलिए दी कि भैया आपने जिस तरह से गिरफ्तारी करी, वो गिरफ्तारी करने का तरीका ठीक नहीं है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक प्रक्रिया पर आधारित निर्णय देने का एक बहुत ही साहसिक कदम उठाया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम उठाया है। तो आज मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा करूंगा इसी बात पे, अगले 5-10 मिनट केवल, कि ये प्रक्रियागत निर्णय जो होते हैं इनका तात्पर्य क्या होता है, और ये इसमें एक जो आप इसको समझें कि विधि सम्मत तरीका जो होता है उसका क्या मतलब है, न्याय की उचित प्रक्रिया या न्याय द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इन दोनों सिद्धांतों में क्या फर्क होता है, किस आधार पर पुरकायस्थ की जमानत की गई, इस बात को हम जल्दी से समझेंगे अगले 5 से 10 मिनट में, ठीक है। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है ये आज सुबह 8 बजे से शुरू हो चुका है। AJ लाइव कोड लगा के आप 27,999 रुपए में जुड़ सकते हैं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस दोनों के। मेंस के क्वेश्चंस के लिए फीडबैक आपको मिलेगा, और इसके अलावा प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज, 18 किताबें आपके घर पे। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको दिल्ली बुलाया जाएगा। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब इसी फीस के अंदर इंक्लूडेड होगा। तो आज ही आप AJ लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़िए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए, अब हम आते हैं पुरकायस्थ साहब की जमानत के मामले पर। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा पुरकायस्थ के मामले में यह कहा है कि भाई देखो, आपने क्या किया है, जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का आपने पालन नहीं किया है। और इस प्रक्रिया को परिभाषित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि देखो, एक चीज होती है, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं। एक चीज होती है जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ये आपको पॉलिटी वाले टीचर पढ़ाएंगे, जब भी आपको पॉलिटी पढ़ाई जाएगी ये आपको पढ़ाया जाएगा। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, हिंदी में कहते हैं कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इसका मतलब क्या होता है, कानून की उचित प्रक्रिया। इनका एक बारीक सा फर्क है जिसको हमें समझना बहुत आवश्यक है। कानून की उचित प्रक्रिया, देखिए, भारत का संविधान जो है वो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को के बारे में बात करता है कि ये हमारे यहां होना चाहिए। अमेरिका का संविधान ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करता है। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ क्या कहता है कि अगर सरकार या फिर पुलिस या कोई भी शक्तिशाली ऑर्गन जो है वो कोई भी कदम उठाएगा, तो ये कदम जो है ये कानून में जैसे लिखा हुआ है अक्षरशः वैसे ही होना चाहिए।
यानी कि यहां पर यह क्या करता है, यहां पे आपको कि क्या जो सरकार ने कदम उठाया है वो उचित है या अनुचित है, उसको मापने का बस एक पैमाना होगा कि भैया जो कानून बना है उसके हिसाब से हुआ है या उसके खिलाफ हुआ है। अगर कानून के हिसाब से हुआ है तो भले ही कुछ भी हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कानून के हिसाब से हुआ है तो उसको उचित माना जाएगा, अगर कानून के हिसाब से नहीं हुआ तो उसको उचित नहीं माना जाएगा। यह होता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या कहता है कि कानून भी जो है वो एक, आप कानून को भी चेक कर सकते हो कि यार जैसा होना चाहिए वैसा हुआ है या नहीं हुआ है, न्याय संगत है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि, क्योंकि देखिए कानून के साथ क्या होता है, कानून तो लिखा हुआ दस्तावेज है और किसी भी लिखे हुए दस्तावेज का आप दुरुपयोग तो कर ही सकते हो, उसमें लूप होल निकाल सकते हो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि लिखे हुए दस्तावेज का दुरुपयोग करके कुछ ऐसी चीजें बनाई जा रही हैं, कुछ ऐसी प्रक्रियाएं स्थापित करी जा रही हैं जिनके कारण क्या हो रहा है, न्याय संगत आचरण नहीं हो रहा है। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या देखता है, न्याय संगतता, कि जो कदम उठाया गया है क्या यह कदम न्याय संगत है या नहीं है, यह उचित है या नहीं है। जबकि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ क्या देखता है कि यह कानून के अनुसार है या नहीं है, कि जो भी आपके देश में कानून लिखा गया है उसके अनुरूप है या नहीं है। यह बारीक फर्क समझ में आया कि नहीं आया? तो मैं आपको बहुत ही एक ब्रॉड सा एग्जांपल देता हूं, हालांकि बहुत ही ऐसा कभी होगा नहीं। मान लीजिए भारत में या किसी भी देश में कोई कानून बन जाता है कि अगर जो है, मान लीजिए कि आपने क्या बोलते हैं, एक विशेष पार्टी को वोट नहीं किया तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मान लीजिए किसी देश में ऐसा कानून बन गया और यह कानून संसद ने पास कर दिया, राष्ट्रपति ने इस पे साइन कर दिए, जो भी उस देश का कानून बनाने का प्रक्रिया है वहां पे यह कानून बन गया। तो अब इस कानून के तहत आपको गिरफ्तार किया जा सकता है अगर यह कानून सम्मत है, अगर यह कानून में ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यह कहेगा कि यार ये तो कानून ही गलत है ना भाई, इस कानून की तो प्रक्रिया ही ठीक नहीं है। बहुत ही गंदा सा एग्जांपल दिया है मैंने, बहुत ही ऐसा एग्जैजरेटेड कि ऐसा किसी देश में नहीं होगा, लेकिन तब भी बात को समझने के लिए। तो ये अगर आप प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ देखोगे तो वो केवल इतनी जांच करेगा कि कानून के अनुसार हुआ है कि नहीं हुआ। कानून के अनुसार हुआ तो ठीक है, उसके अनुसार नहीं हुआ तो गलत है। तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये भी देखता है कि कानून भी न्याय संगत है या नहीं है। अब आते हैं पुरकायस्थ मामले पे। तो भैया पुरकायस्थ मामले में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जो मेजर आपत्ति जताई वो जताई गिरफ्तारी का कारण ना बताने पर। सुप्रीम कोर्ट का, ये तो आपको मैंने पढ़ाया है, सुप्रीम कोर्ट की मेजर आपत्ति ये थी कि आपने पुरकायस्थ को और उनके वकील को गिरफ्तारी का कारण क्यों नहीं बताया। भाई कुछ भी रहा हो, कुछ भी मामला रहा हो, आपने गिरफ्तारी का कारण लिखित में क्यों नहीं बताया। इस पर दिल्ली पुलिस ने कहा कि सर हमने जो वारंट दिया था उसमें गिरफ्तारी के कारण लिखे हुए थे। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है रीजन ऑफ अरेस्ट और एक होता है ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। इन दोनों का फर्क आप समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये दो चीजें हैं, एक होता है रीजन ऑफ अरेस्ट, गिरफ्तारी का रीजन, और एक होता है गिरफ्तारी का ग्राउंड। इसका फर्क समझिए, कानूनी शब्दावली है, अंग्रेजी में ही है। तो भाई रीजन का मतलब, ये रीजन तो जनरल है कि आप किसी को भी गिरफ्तार करते हो तो क्यों करते हो। मान लीजिए आपने कोई भी, किसी को भी पुलिस किसी भी आरोप में गिरफ्तार करती है तो रीजन तो हर जगह लिखा ही होता है, वही सेम प्रिंट आउट होता है कि भैया ये आदमी भाग सकता है इसलिए गिरफ्तार कर रहे हैं, ये आदमी गवाहों को प्रभावित कर सकता है इसलिए गिरफ्तार कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें जो स्टैंडर्ड है, बिल्कुल भले ही व्यक्ति ने हत्या करी हो, चोरी करी हो, बलात्कार किया हो, भ्रष्टाचार किया हो, रीजन ऑफ अरेस्ट तो सबके कॉमन ही होते हैं कि भाग जाएगा इसलिए पकड़ रहे हैं, पूछताछ करनी है इसलिए पकड़ रहे हैं, है ना, या फिर ये जो है गवाहों को प्रभावित कर सकता है, सबूतों को मिटा सकता है इसलिए पकड़ रहे हैं। तो ये तो आप दुनिया में कोई भी अपराध देखो, रीजन ऑफ अरेस्ट तो सेम ही है। तो दिल्ली पुलिस को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बात सही है, तुमने रीजन ऑफ अरेस्ट तो दिया, लेकिन भैया ग्राउंड ऑफ अरेस्ट कहां है। ग्राउंड ऑफ अरेस्ट का मतलब यह होता है कि जब पुरकायस्थ को पकड़ा गया तो इस मामले में उन्हें गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, यह जानकारी उन्हें क्यों नहीं दी गई। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा केवल रीजन देना काफी नहीं है। रीजन तो यार आप हर किसी को आप अपनी वेबसाइट पर डाल दो कि हम जिसको भी गिरफ्तार कर रहे हैं सबके यही रीजन है।
भाई रीजन तो सबके कॉमन ही है, लेकिन ग्राउंड ऑफ अरेस्ट में आपको बताना पड़ेगा जिस आदमी को गिरफ्तार कर रहे हो कि तुम्हारा जो अपराध है, तुम पे जो आरोप है वो ये 4 आरोप तुम पे लगे हैं, इन 4 आरोपों के तहत इन इन कारणों से हम तुमको गिरफ्तार कर रहे हैं। इसे कहते हैं ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। तो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट जो होता है बेटा वो स्पेसिफिक होता है, वो हर अपराध का अलग होगा, हर आरोपी का अलग होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जबकि रीजन ऑफ अरेस्ट जो है वो सबका सामान्य होता है, सबका कॉमन होता है। तो अब देखिए यहां पर फर्क क्या आता है। अगर आप प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ से जाएंगे तब तो रीजन ऑफ अरेस्ट दे दिया, बात खत्म। भैया लिखा है कानून में कि रीजन ऑफ अरेस्ट दोगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे क्या किया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लगाया और कहा कि केवल रीजन देना न्याय संगत थोड़े ना है यार, ये तो जनरल बात है कि हम आपको इसलिए पकड़ रहे हैं। अरे भैया उसने किया क्या है, इसलिए ये तो बताओ उसको। तो यहां पर आपको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट देना चाहिए। ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का नीति जो है यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकार से, जिसको हम कह सकते हैं, दोबारा से यह अफर्म किया कि भले ही भारत के संविधान में प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ लिखा हो, लेकिन तब भी अब भारत के न्यायालय ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ही फॉलो करते हैं। देखिए दुनिया में मानव अधिकारों के जितने भी दस्तावेज हैं, चाहे वो दुनिया का सबसे पुराना दस्तावेज जो माना जाता है मैग्ना कार्टा, मेरे ख्याल से 1215 में आया था यह दस्तावेज, 1215 ईस्वी में आया था। मैग्ना कार्टा जो आया था उसमें भी, और इसके उसमें भी प्रोसीजर, माफ कीजिएगा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बारे में लिखा गया है कि उचित प्रक्रिया कैसे होनी चाहिए। अमेरिकन संविधान का 5वां संशोधन जो कि 1791 में हुआ था, वो बहुत ही विस्तार से इसके बारे में बात करता है। अमेरिकी संविधान का 5वां संशोधन, ठीक है, जो आमतौर पर इसके बारे में बात करता है, वो भी यही कहता है कि हमको जो है न्याय संगत उचित प्रक्रिया अपनानी चाहिए। 1791 का ये है। अगर हम भारत की बात करें तो अगर आप संविधान सभा की डिबेट्स, अच्छा देखिए भारत में भी आजादी के पहले जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे, कांग्रेस पार्टी जो थी भारत में, आजादी के पहले की कांग्रेस की बात कर रहा हूं, तो कांग्रेस पार्टी हमेशा अंग्रेजों से यही मांग करती थी कि आप भी जो है उचित प्रक्रिया के आधार पर ही गिरफ्तारी करें और ऐसे सारे कानून हटा दें जो उचित प्रक्रिया के खिलाफ हैं। ये आपको करना चाहिए। तो अंग्रेजों से कांग्रेस वाले ये मांग करते थे, लेकिन जब आजादी मिली तो भैया कांग्रेस के अंदर एक कैंप ऐसा बन गया। ये बड़ी ये बात सही है कि जब देखिए क्या होता है, सत्ता जो होती है हर किसी का थोड़ा सा दिमाग जरूर खराब करती है। तो जो बड़े बड़े हमारे नेता थे जो भाई स्वतंत्रता की बातें करते थे और सबको व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिलेगी, जब आजादी मिली तो उनको लगा यार अब तो शासन हमको चलाना है, तो अब ज्यादा स्वतंत्रता देना उचित नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, भारत के संविधान में बहुत बार यह प्रयास किया गया कि हम भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लिखें, हम भी जो है न्याय द्वारा स्थापित उचित प्रक्रिया लिखें। लेकिन आपको ऐसे कई लोग मिलेंगे भारत के संविधान में, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है BN राव का, जिनमें नाम आता है राजगोपालाचारी का, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिनमें नाम आता है गोविंद बल्लभ पंत का। इन सभी लोगों ने ये प्रयास किए कि भाई ये जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, न्याय की उचित प्रक्रिया जो है, इसको हम शामिल ना करें और इसकी जगह हम न्याय द्वारा स्थापित प्रक्रिया की ही बात करें। तो भारत के संविधान में न्याय द्वारा स्थापित प्रक्रिया ही डाली गई। हालांकि इसके बाद अनुच्छेद 22 में लोगों को गिरफ्तारी से सुरक्षा दी गई, लोगों को डिटेंशन से सुरक्षा दी गई, उसके जरिए इसको थोड़ा थोड़ा कम करने की कोशिश की गई, इसका प्रभाव जो है। लेकिन तब भी भारत में संवैधानिक तौर पे आज भी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ ही लिखा गया है। हालांकि धीरे धीरे क्या हुआ, एक आजाद देश में जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट एक्टिव होती गई, जैसा आपको मैंने पहले भी बताया, अपने निर्णयों से सुप्रीम कोर्ट ने यह बात स्पष्ट कर दिया कि अगर कानून में भी कोई समस्या है तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को भी रिव्यू करने से, उस कानून को भी बदलने से हिचकिचाएगी नहीं, चूकेगी नहीं। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने एस्टैब्लिश कर दी। तो एक तरह से हम यह कह सकते हैं कि न्यायिक सक्रियतावाद के कारण, जुडिशियल एक्टिविज्म के कारण, हम प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की तरफ चले गए हैं। हम कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बजाय अब हम उचित प्रक्रिया जो है, कानून सम्मत उचित प्रक्रिया की ओर अब हम शिफ्ट हो गए हैं। तो यह पुरकायस्थ मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, यह उसी का क्लासिक एग्जाम्पल है। अगर इस पर कोई सवाल आता है तो कृपया आप एग्जाम्पल में पुरकायस्थ मामले का ही प्रयोग करें। ठीक है, चलिए
अब आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए, अभी के लिए इतना ही है, बस आपको इस मामले में और कुछ होगा तो आपको बताऊंगा। मैं आशा करता हूं ये जटिल कॉन्सेप्ट है, मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो भाई ये याद रखिए, 17 मई यानी कि आज सुबह 8 बजे से हमारा बैच शुरू हो चुका है। एजे लाइव कोड लगा के आप 27,999 रुपए में जुड़ सकते हैं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्री और मेंस दोनों के, मेंस के क्वेश्चंस का इवैल्यूएशन, प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज, 18 प्रिंटेड किताबें। इसके अलावा अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस के लिए आपको दिल्ली बुलाया जाएगा, आपको हमारे कैंपस में रखा जाएगा, आपका रहना खाना पढ़ना सब इसी फीस के अंदर होगा। तो आज ही एजे लाइव कोड लगाइए और 27,999 में इस बैच से जुड़कर अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।